हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें हम साइंस का पोर्शन कवर अप कर रहे थे, जिसमें कि काफ़ी साइंस में हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए थे। जैसे कि आपके यूनिट्स वाला टॉपिक हो गया था, वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया था, न्यूटन्स लॉज हो गया था, बाकी मोमेंटम के और वेलोसिटी एक्सीलरेशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके बताए थे पूरे। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। और बाकी हम यहाँ पे रेलवे में जो भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, अभी तक होते आए हैं, उन सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी आपके आए हुए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर करवाए जा रहे हैं और प्लस मैं आपको उनको सॉल्यूशन पूरा दे रही हूँ। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप और भी रेलवे में जो भी आपको टॉपिक पढ़ा आते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो रेलवे में आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे चाहे एनटीपीसी दे रहे हो, चाहे एएलपी दे रहे हो, या फिर आप ग्रुप डी दे रहे हो, तो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और बाकी एग्ज़ाम्स, अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम या फिर आप कोई भी सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें साइंस आती है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। तो आज हम ग्रेविटेशन टॉपिक से आज आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए अपना टॉपिक आज का हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इफ़ यू वे 38 kg ऑन अर्थ, हाउ मच विल यू वे ऑन अर्थ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर पृथ्वी पे आपका वज़न 38 किलोग्राम है तो बुध पर आपका वज़न यानी मर्क्यूरी जो प्लैनेट है उस पर आपका क्या वेट होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बुध ग्रह है मर्क्यूरी, वो सबसे कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट है और नियरेस्ट टू सन है। ठीक है, सन के सबसे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। देयर इज नो सैटेलाइट ऑफ मर्क्यूरी प्लैनेट। तो हमको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर अर्थ पे हमारा जो वेट है वो 38 kg है तो मर्क्यूरी पे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी पे जो वेट होता है वो अर्थ के वेट के 30% होता है। ठीक है, अर्थ के वेट ऑन अर्थ, राइट, वेट ऑन अर्थ के 38% होता है। तो यहाँ पे हम 38% निकाल देंगे। किसका 38% निकालना है हमको, 38 kg का ही। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा 14444, मतलब 14.3 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू। हमको पूछा हुआ है कि दो हमको कथन दिए हुए हैं ए और बी, इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा गया है। ए बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुरुत्वाकर्षण बल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड में आपको बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, कि बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो सही ऑप्शन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, बट फोर्स जो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, 1/r² के डायरेक्टली और या फिर r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी आपका गलत है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स, दैट इज मीन्स ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। तो यहाँ हमको जी, कैपिटल जी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट पूछी है। तो देखिए, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ। फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सपोज इसका मास m है, इसका m2 है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम।
हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है विच इज़ कैपिटल जी, जिसको ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। दिस जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अब हमको इसी जी की यूनिट बतानी है, तो हम जी को इसके फॉर्म में रख लेते हैं विच इज़ एन, मतलब सॉरी मैं डायरेक्टली लिखने लगी, एफ इंटू आर स्क्वायर इंटू M1 M2। तो देखिए हम यहाँ पे जो जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उनके हम यूनिट लिखते रहते हैं। यहाँ पे एफ़ की यूनिट देखिए, एफ़ की हो जाएगी न्यूटन, आर स्क्वायर की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और एम इंटू एम यानी किलोग्राम, किलोग्राम हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर दिया हो वो ऑप्शन सही है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बी इज़ योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपलर्स डेफिनीशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज़। आपको बोला गया है कि इसमें से जो भी आपको दिए गए हैं कथन, इसमें से केपलर की जो ग्रहीय पिंडों की परिभाषा है इसमें से कौन सा सही है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोकल पॉइंट्स। आपको बोला गया है इस सेंटेंस में आपको बोला गया है कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्स होता है विद द सन, सन के रिस्पेक्ट में इलिप्स होता है एट द वन ऑफ टू फोकल पॉइंट। ठीक है, दो फोकल पॉइंट के बीच में मतलब सन होता है। सेकंड में आपको बोला गया है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपको बोला गया है कि जो भी आपको यहाँ लाइन ज्वाइन की जाती है वो क्या होती है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती हैं। थर्ड आपको बोला गया है द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपको ये बोला गया है स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये आपको बोला गया है थर्ड में। डी में आपको बोला गया है द ऑर्बिटल पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, ये बोला गया है कि जो ऑर्बिट का जो पीरियड होता है वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है। तो देखिए पहले जो तीन हमने रीड आउट किए थे वो तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के तीनों जो हैं लॉज हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है जो वो इलिप्टिकल शेप का रहता है, और जो एरिया स्वेप्ट किया जाता है प्लैनेट के द्वारा वो क्या रहता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल एरिया, और स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम या सेमी मेजर एक्सिस। ये तीनों तो केपलर्स लॉ है, लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका, उसमें हमको ये बताया गया है, हमको बताना है कि केपलर की प्लैनेटरी बॉडीज़ की क्या डेफिनेशन है। तो जी हाँ, ऑर्बिटल पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट। जो ऑर्बिटल पीरियड है वो जो बॉडी है, प्लैनेट बॉडी है, उसके मास पे डिपेंड करती है। तो हमारा डेफिनेशन वाइज डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तीनों ऑप्शन भी क्या हैं, ये भी अपने आप में सही है, लेकिन जो हमको पूछा गया है हमको उसका आंसर देना है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आपको पूछा गया है ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ केपलर। केपलर ने ही आपका प्लैनेटरी मोशन के लॉज दिए थे। अगला क्वेश्चन हमको पूछा गया है हु प्रोनाउंस द लॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट। किसने हमको लॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट दिए थे। तो देखिए सेम आपको क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है, लेकिन उसकी बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में भी कुछ ऐसे ही आने वाले हैं, क्वेश्चन आपके यही रहेंगे, थोड़े बहुत आपके बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। तो देखिए किसने दिया है, जोहानस केपलर। जोहानस केपलर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज प्रोनाउंस्ड बाई हुम। आपको पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। बी इज़ योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ आइजैक न्यूटन। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद द फोर्स विच इज़। यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रह्मांड ने प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अट्रैक्ट करती है, जो कि
है ना, आगे आपको सेंटेंसेस दिए हैं, proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। Are they same? Okay, square of distance between them। ओके, आई थिंक दिस टू आर सेम। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये रॉन्ग है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये इन्वर्सली होगा। ठीक है, तो ए और बी आई थिंक इस क्वेश्चन में ऑप्शन सेम दिख रहे हैं मुझे, तो आप कोई सा भी करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, ए वाला ही हम मान लेते हैं। दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल समानुपातित तथा उनके बीच की दूरी के वर्गों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फैक्ट मेंशन्ड इन द ऑप्शंस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा कौन सा इसमें से जो तथ्य लिखा हुआ है वो कौन सा स्पष्ट नहीं है। फर्स्ट देखिए, द फोर्स दैट कीप्स अस टाइड ऑन द अर्थ, ग्रेविटेशन के बारे में। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, या फिर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, या फिर टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। तो देखिए, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में हमारा टाइड्स जो मून और सन की वजह से होती है, ये भी आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में बताया गया है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी दो बॉडियों के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, ये उसके बीच भी आता है, तो ये भी एक्सप्लेन किया जाता है। फोर्स दैट कीप टाइड टू द अर्थ, हम अर्थ से क्यों जुड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन ये जो मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन है, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, बट सन तो नहीं मूव कर रहा है ना अर्थ के मतलब किसी भी प्लैनेट के अराउंड, इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसमें। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग डैश इज अ वीक फोर्स, इसमें से कौन सा वीक फोर्स है। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, मोमेंटम फोर्स, संवेग बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, मास या द्रव्यमान, शॉर्ट रेंज फोर्स, या फिर, तो देखिए मास तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, तो बात यहाँ पे मोमेंटम फोर्स भी कोई फोर्स नहीं होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और शॉर्ट रेंज फोर्स के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज फोर्स हम किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के बीच में लगता है। तो यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियर फोर्स वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, इसलिए इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक कमज़ोर बल है। ठीक है, कंपैरेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हमको यहाँ पे जी की वैल्यू पूछा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए और इसको ज़रूर ही से नोट डाउन कर लीजिए। जो हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की हमको वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे वो देख लेंगे कि किसमें यूनिट सही लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप पहले तो एलिमिनेशन करना सीखिए। तो देखिए, पहले दो ऑप्शंस में तो यूनिट ही सही नहीं लिखी हुई है, क्योंकि हमने यूनिट अभी क्या देखी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यही आंसर था। तो देखिए, सी और डी में आपके ऑप्शंस जो हैं वो जो आपको वो दिया गया है वो करेक्ट दिया गया है। तो देखिए, ऑप्शन सी में हमको किलोग्राम के ऊपर -2 लिखा हुआ है, तो या तो हम देखिए, या तो हम ऐसे लिख लें न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या तो हम ऐसे लिख लें न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, है ना। तो दो में से हम एक ही चीज़ लिख पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है कैपिटल जी की वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स डज नॉट डिपेंड ऑन। हमको पूछा गया है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे नहीं डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम, दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस पे, या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, या फिर सम ऑफ देयर मासेस। तो देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो हम फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो यहाँ देखिए कैपिटल जे पे डिपेंड कर रहा है, जी हाँ। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन सम ऑफ मासेस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं और देखते हैं, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज़ डबल, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमारा जो है वो डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो r डैश इज इक्वल्स टू 2r कर दिया गया है। व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन द फोर्स बिटवीन देम, तो उसमें पूछा गया है कि आपका जो फोर्स है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है। तो देखिए अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का देखिए यहाँ पे क्या कैसे होता है, तो ये होता है G m1 m2/r²। तो यहाँ पे मैं r की जगह क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं 2r का स्क्वायर लिख दूँ। तो यहाँ पे क्या है, आपका 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 है और बाकी आपका एज इट इज़ हो जाएगा अपॉन r²। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज बाई 4, 1/4 है ना, इसलिए डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, है ना। इंक्रीज होता तो 4 टाइम्स हो जाता, बट ये तो 1/4 है, इसलिए डिक्रीज। तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर मासेस, नहीं, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तक ही होना चाहिए था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। वो भी डिस्टेंस कैसे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है। तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, what change occur in the gravitational force between two objects when the mass of the two object is double। आपको बोला गया है कि अगर मास ऑफ द वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, एक किसी का भी मास डबल कर दिया जाए तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 1m की जगह मैं 2m1 लिख दे रही हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स डबल्स, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विथ अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, देखिए हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के, या फिर एनर्जी के, नहीं, किसके होता है, मल्टीपल्स ऑफ देयर मासेस, उनके द्रव्यमान के जो गुणनफल होता है उसके इक्वल रहता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ़ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, मास आपका ट्रिपल कर दिया गया है, देन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विल बी, तो देखिए यहाँ पे फोर्स हमारा होता क्या है, Gm1m2/r²। तो ये ट्रिपल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 3m1 इंटू 3m2/r², तो ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 9 लिख दे रही हूँ, और Gm1m2 और r², तो ये तो ऑलरेडी f था, तो f डैश क्या हो जाएगा, 9f। तो ये फोर्स विल बी 9 टाइम्स, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम अगले प्रश्न पे को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर फॉल्स। तो हमें यहाँ पे फॉल्स या गलत कथन पे हमको टिक लगाना है। तो देखिए कौन कौन से हमको कथन या फिर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज़ द सेम एज इट इज़ वैल्यू ऑन अर्थ। आपको बोला गया है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो मून पर भी वही है जो कि अर्थ पे है। सेकंड में आपको बोला गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द centers of two masses of 2 kg placed 1 meter apart is 26.68 into 10 to the power 11 न्यूटन। सी में आपको बोला गया है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपको ये चीज़ बोली गई है। डी में आपको बोला गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स डबल्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ हाफ। अगर उनकी डिस्टेंस हाफ कर दी जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डबल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वही वैल्यू होती है जो अर्थ की होती है,
ये सही है, ये आप निकाल के देख सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाता है अगर डिस्टेंस हाफ की जाती है, तो नहीं, वो डबल नहीं होता बल्कि 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे फॉल्स है, मतलब जो केवल डी वाला ऑप्शन है, दैट इज ओनली डी ऑप्शन, सी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ग्रेविटेशनल फोर्स exist between objects but cannot be felt unless the object have very great mass such as planet। तो हमको बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सिस्ट बिटवीन डैश ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ब्लैंक है, कितने ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। ठीक है, तो वो हमें बताना है कितने, तो कितने कितने ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला ईच एंड एवरी, दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रत्येक, मतलब कि हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, यही ग्रेविटेशन की डेफिनेशन ही है। तो ईच एंड एवरी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसको हम क्या कहते हैं। तो क्या लगता है, आप ऑप्शन देखिए, मोमेंटम, स्ट्रेस या इम्पल्स। नहीं, तो क्या लगता है, भार, दैट इज वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वेट लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ऑन व्हाट डज द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड। ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस ऑफ वर्टिकल हाइट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, on the difference in change between initial and final states of the object, the difference in change between initial and final states, या फिर difference in horizontal position of the objects। तो यहाँ देखिए, अगर ग्रेविटी द्वारा, हाइट के द्वारा जो वर्क किया जाता था, जो एनर्जी लगती थी, वो मैंने आपको बताई थी कौन सी एनर्जी होती थी, पोटेंशियल एनर्जी होती थी कि नहीं होती थी, mgh। तो यहाँ पर भी हम वही लेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मैं वर्क डन के उसमें लूँ, क्योंकि एनर्जी भी क्या है, एक तरीके का वर्क ही है, एबिलिटी टू डू वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1। मान लीजिए दो हाइट्स के बीच में है, तो यहाँ पे क्या होगा, mg मैं कॉमन ले लूँगी, h2 माइनस h1। तो देखिए, वर्क डन जो हमारा है वो हमारे हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, h2 माइनस h1। तो ए ऑप्शन उस हिसाब से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के बीच के अंतर पर निर्भर करता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी वाज डिस्कवर्ड बाय, जो यूनिवर्सल जी की है, स्थिरांक जी की खोज किसने की थी। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप सीधे सीधे न्यूटन लगा देंगे, जबकि न्यूटन इसका सही आंसर नहीं है। न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दी थी, पर कैपिटल जी की खोज हेनरी कैंडविच ने की थी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, जो आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, वो किस पे डिपेंड करता है, सन, प्लैनेट, अर्थ या सन, अर्थ या फिर मून या फिर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ नाम ही है, मतलब कि यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबके बीच में क्या है, आपकी ये ग्रेविटेशन की लॉ अप्लाई हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, वस्तुओं का कोई भी जोड़ा, एनी पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगले क्वेश्चन है, व्हाट डज कैपिटल जी स्टैंड फॉर इन द फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू जी एम। तो देखिए, यहाँ पे होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे एक m को कैपिटल ले लिया गया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही तो बोलते हैं ना, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। सपोज दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द पावर ऑफ डिस्टेंस, then the time period of the planet is completing in circular orbit of radius r around the sun will be proportional to। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि सर्कुलर ऑर्बिट होगा, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा।
तो देखिए यहाँ हम जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर ऑफ द डिस्टेंस, सम पावर। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम r की पावर n मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमको n में ही आंसर भी दिया है, इसलिए हम फॉर द कंफर्ट लेवल तो हम यहाँ पे n ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो हम f की जगह यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं f इक्वल्स टू ma भी होता है, तो हम यहाँ पे ma रख देंगे फोर्स की जगह। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r टू द पावर n के, है ना। अब यहाँ पे m क्या है आपका, मास तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r टू द पावर n के। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको करके बता रही हूँ, a इज इक्वल्स टू क्या होता है, a का हम एक फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है। जब हम सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ते हैं तब हमने पढ़ा था a इज इक्वल्स टू v²/r, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। और ये भी जानते हैं हम कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा r होता है ना। ओमेगा r को यहाँ मैं कैपिटल ले रही हूँ, ओमेगा r होता है। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर रख सकते हैं, और यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, क्योंकि हमको a को जो है r के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे r ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर n। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r की पावर n, और r जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो r की पावर n+1 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए आपका हमको वही पूछा गया था ना कि देन द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट कंप्लीटिंग सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r द सन विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए 1/r टू द पावर n+1, दैट इज ऑप्शन। देखिए सी आपका यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आर को ये तो n+1 है, पावर में दिया हुआ है, ये कंप्लीट आपका पावर दिया हुआ है। एक सेकंड में इसको सही से लिख देती हूँ, ये है आपका, ये देखिए एक सेकंड, r टू द पावर n+1, एक सेकंड, यहाँ तो 2 आ नहीं रहा है, यहाँ पे हमको पूछा क्या गया है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द, अच्छा हमको टाइम पीरियड पूछा गया है, तो हमको यहाँ देखिए यहाँ तक तो हमारा हो चुका था, अब हमको यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर को हम टाइम में चेंज करेंगे, तो हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू 2π/t भी होती है, तो ये हो जाएगा 2π/t। हम यहाँ पे ओमेगा की जगह वैल्यू रखेंगे 2π/t का स्क्वायर रखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1, ये हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या है, 2π तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर, स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, ये क्या हो जाएगा r टू द पावर n+1, यानी t अगर हम 1/1 रेसिप्रोकल हटा देते हैं तो t स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, r टू द पावर n+1 के, और t किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r टू द पावर n+1/2 के। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से आया टाइम पीरियड का, तभी मैं बोलूँ कि टाइम क्या है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा ऐसे गलती होने की चांसेस रहती है। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए देखिए उस हिसाब से हमारा क्या है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अब हमारा करेक्ट आंसर आया है ना, तभी देखिए हमारा 2 नहीं आ रहा था, तभी हमारा गलत हो रहा था, इसलिए ये सारा क्या है पावर में दिया गया है, तो r की पावर n+1/2 आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, हमको गलत कथन बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, कैपिटल जी की वैल्यू जो है मून पे और अर्थ पे सेम है। और यहाँ पे बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मासेस 2 kg एंड 2 kg प्लेस डिस्टेंस 1 मीटर, उनका जो बीच का होगा फोर्स वो इतना आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इज ओनली वैलिड इन लेबोरेटरी, सिर्फ लेबोरेटरी पे वैलिड है, या फिर फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और देखिए आपको मुझसे मिलता जुलता ही, एकदम सेम नहीं है पर काफ़ी हद तक मिल रहा है, यहाँ तक कि आपके स्टेटमेंट्स भी मिल रहे हैं। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं, कौन सा गलत होगा कौन सा सही। तो देखिए हमने पहले भी ये वाला तो हम जान चुके थे कि वैल्यू ऑफ जी जो है सब जगह इक्वल होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये भी हम पहले आपने निकाला ही होगा, या फिर नहीं भी निकाला है तो निकाल के देख लीजिए। और ये कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी सही है, लेकिन ग्रेविटेशनल लॉ सिर्फ लेबोरेटरी पे मतलब कि वैलिड है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इसीलिए जो सी ऑप्शन वाला है यानी ओनली सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ यही स्टेटमेंट है जो आपको इनकरेक्ट दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इंक्रीजेज देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अगर डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स क्या होगा उनके बीच में। तो देखिए, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, हमारे फोर्स जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, दिस इज़ हैपन ड्यू टू, अर्थ अपने तरफ पे ऑब्जेक्ट जो है अट्रैक्ट करती है, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो किस फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से। देखिए, सेम क्वेश्चन आपको आ गया है, ये देखिए, ये दूसरे डेट में आया है और ये आपको दूसरे डेट में है। तो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े लैंग्वेज चेंज करके आपको रिपीट करे जाते हैं। तो कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण के नियम से कौन सा संबंधित नहीं है। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से बांधता है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ एंड द मून। तो देखिए, यहाँ पे ये तीनों तो होते हैं ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द मून, तो ये तो सेंटेंस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का, ये तो सेंटेंस ही रॉन्ग है कि अर्थ मूव करती है मून के अराउंड, है ना। तो ये डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट द पोल, मिनिमम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे आपका मिनिमम होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट द पोल्स, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, पोल्स पे मिनिमम होता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ज़ीरो, weight of the object is taken to a greater height, its weight decreases। तो देखिए, वेट अब हमारा क्या होता है, mg होता है, ठीक है। तो mg मतलब कि g पे डिपेंड करता है और g की वैल्यू जो है वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे मिनिमम होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका जो है रॉन्ग दिया है कि मिनिमम होता है पोल पे, मैक्सिमम इक्वेटर, ये आपका रॉन्ग होता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंटर पे ज़ीरो होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी जो है ज़ीरो होती है और हाइट के साथ साथ वेट जो है डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हम चाहे डेप्थ में जाएं चाहे हाइट पे जाएं, वैल्यू ऑफ जी क्या है, डिक्रीज़ ही होती है, सिर्फ पोल्स पे मैक्सिमम होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर बताना है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं और देखते हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 6 टाइम देन द यूजुअल द फोर्स बिकम्स, अगर 6 टाइम हो जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है, m1 m2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। अब आर को हमको 6 टाइम करना है ना। तो यहाँ पे 6 आर स्क्वायर मतलब कुल मिला के हमें 6 का स्क्वायर करना है, मतलब कि 1/36 टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए, ये जो ऑप्शन आपको दिया हो ना, ये 136 नहीं है, 1/36 होना चाहिए। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़ कॉल्ड, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच फोर्स मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करता है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो क्या होता, जो जिस वजह से सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि
क्या है, एक फोर्स है, एक अट्रैक्शन है उनके बीच में, वो नहीं होता तो उसका स्ट्रक्चर ही अलग होता। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, ग्रेविटी, ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है देयर इज़ अ साइन ऑफ कांस्टेंट ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या साइन होता है। तो देखिए जो आपका ये कैपिटल जी तो क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और क्या बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटी का कांस्टेंट होता है, ठीक है, ग्रेविटी जो होता है जिसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। तो यहाँ हमको बोला गया है कांस्टेंट ग्रेविटी को हमको किससे डिनोट करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेविटी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की ही बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, कैपिटल जी से। जी से क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जब कभी भी एक्सीलरेशन की बात करेगा तो हम स्मॉल जी लेंगे, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो हम यहाँ बोल रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, यहाँ पे स्मॉल जी की बात कर रहा है। कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी, मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट m, रेडियस ऑफ अर्थ r, या फिर मास ऑफ द अर्थ m। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता दूँ, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल जी m, मान लीजिए m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और यहाँ पे फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मैं स्मॉल m ले रही हूँ, और ये r स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, mg भी होता है, तो यहाँ मैं F की जगह पे mg भी लिख रही हूँ, g m स्मॉल m r स्क्वायर। तो ये m से m कट गया, तो g की वैल्यू क्या हो, इसकी किसकी इक्वल हो जाएगी, जी m अपॉन r स्क्वायर। तो अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, जी हाँ, और रेडियस पे भी डिपेंड कर रही है, जी पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ना स्मॉल m, उस पे नहीं डिपेंड कर रही है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज 1/9f, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। अगर फोर्स जो है हमारा 1/9f हो जाता है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, फोर्स की जगह पे मैं f/9 लिख रही हूँ, और ये हो जाएगा g m1 m2, ये फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, और r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू, और पहले क्या था, f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा f अपॉन f/9, ये हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर, ठीक है, ये r2 है, ये r1 है, और यहाँ पे हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये f से f भी कैंसिल हो जाएगा, ये है 9 इज इक्वल्स टू r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 9 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर, दिस इज r2 अपॉन r1 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हम क्यूब लगा देंगे तो r2 क्या हो जाएगा, 3r1 हो जाएगा, मतलब कि रेडियस कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे सॉल्व किया मैंने, ये भी आप ही के पेपर का क्वेश्चन है। r2 के कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कितनी हो गई, 1/9 हो गई। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी, इसमें से ग्रेविटी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। प्रिवेंटिंग द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द प्लैनेट्स फ्रॉम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम देम, या फिर इट हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ द ब्लैक होल, कीप्स द वायर्स कनेक्टेड टुगेदर, या फिर पोजीशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट। तो देखिए प्रिवेंटिंग एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम देम, एटमॉस्फेयर जो है प्लैनेट का बनाया हुआ है, ये एग्जाम्पल है ग्रेविटी का। कीप द वायर्स कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है, जो वायर्स हैं, जिसका हमारा वायर्स किसके द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये किसके द्वारा है, ग्रेविटी की हेल्प से हो रहा है सारी चीज़ें। और पोजीशन ऑफ मून जो है अपनी ऑर्बिट पे बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन इट हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ ब्लैक होल के रोटेशन में ये हेल्प करता है, ये हमारा ग्रेविटी का एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। देखिए ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, इसमें से आपका कौन सा
केमिकल रिएक्शन नहीं है, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, ग्रेविटी या फिर हाइड्रोलिसिस। तो देखिए ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि ग्रेविटी जो है वो कोई केमिकल रिएक्शन का नाम नहीं है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि ग्रेविटेशन टॉपिक पे थे। ग्रेविटेशन टॉपिक आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ग्रेविटेशन पे और भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।